Sir, economics govern the life of an individual, society and nation as a whole and plays a significant role in regulating global affairs. इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि इकोनॉमिक एक ऐसा फिनोमेना है, इकोनॉमिक्स बेसिकली अर्थशास्त्र एक ऐसा फिनोमेना है जो एक इंडिविजुअल की लाइफ एक अगर हम बिल्कुल अपने लेवल पे बात करें, बिल्कुल एक पर्सन एक इंडिविजुअल के लेवल पे बात करें तो इकोनॉमी उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कहीं वो बंदा बड़ा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो करेगा, पढ़ाई लिखाई भी करेगा। तो कोई भी आजकल के टाइम पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता हो, उसको आगे अपने आप को इंडिपेंडेंट करना होता है तो कहीं ना कहीं पढ़ेगा। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है और भी चीज़ें, अगर हम सोशलॉजी से इकोनॉमी को मतलब कनेक्ट करेंगे तो भी हमें ये चीज़ देखने मिलती है कि सोसाइटी के लेवल पे भी इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो एक डे टू डे स्टडी की तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं, जिसको हम डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं और डे टू डे समझते हैं, डे टू डे हम अपनी लाइफ में देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एक ग्लोबल अफेयर्स को भी, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे आ रहे हैं, सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी से ही नेशन बनता है, तो नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे इन्फ्लेशन है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो रिसेशन है, स्टैगमेंटेशन है ऑफ इकोनॉमी है जो हम देख रहे हैं, या जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ना जो है, ये सब कुछ एक इकोनॉमी का ही पार्ट है। क्योंकि जब तक नेशनल लेवल पे इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तब तक वो सोसाइटी स्तर पे सही नहीं हो सकती है। जब वो सोसाइटी स्तर पे सही नहीं होगी तो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको प्रॉब्लम आएगी अपने डे टू डे लाइफ में। तो उसका सीधा एक तो मतलब इसका सीधा सीधा यही होता है कि इंडिविजुअल डे टू डे रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स। ओके, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, लेबर एंड मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल एंड स्टेट। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे एक टाइप का हम ये देख रहे हैं ना कि पहले जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमी एक मैकेनिज्म की तरह से काम करती है। तो आज के टाइम पे जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी गुड, अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को भी हम इकोनॉमी से ही समझ सकते हैं, ये भी एक इकोनॉमी का ही पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करता है। जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी, सॉरी। ठीक है, उसके अलावा ये लेबर मैनेजमेंट की भी बात करता है। जब हम किसी को मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हम सपोज करो किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो मिस्टर ए हैं जो मिस्टर बी के घर पे काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं एज अ वर्कर। अब लेबर के भी दो टाइप्स होते हैं, मैं इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें लिखा नहीं है बट मैं बता देती हूँ। लेबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्किल्ड लेबर और एक होती है अनस्किल्ड। जो अनस्किल्ड होती है वो तो जो मजदूरी वगैरह करती है वो लेबर होती है जो वेजेस लेती है। ठीक है, लेकिन जो स्किल्ड होते हैं वो लोग सैलरी लेते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ लेबर ही आ जाते हैं। वो एग्जाम्पल बताओ किसका सर? मतलब आपने जो बताया दोनों के तरीके एग्जाम्पल बताओ। उसका एग्जाम्पल ये होगा सर कि अगर मैं अनस्किल्ड लेबर की बात करूं तो जैसे जो ठेकेदारी सिस्टम चलता है ना, कोई जैसे लेबर बुला के उठाई धराई का काम कराते हैं, पेंट का काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं वो अनस्किल्ड लेबर हुए। ठीक है, उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर की जैसे बात करते हैं तो कोई भी ऐसा बंदा, कारपेंटर हो गया ना? हाँ, कोई भी कारपेंटर कह सकते हैं ना इसमें, इंटरप्रेन्योर हाँ कह सकते हैं, बट वो भी कारपेंटर अनस्किल्ड क्या में एक आपको डिजाइन करके दे रहा है कोई मटेरियल को, हाँ, तो वो एक तरह से लेबर भी हुआ, यानी कि वो खुद ही काम कर रहा है, लेकिन वो एक उसका बिजनेस आइडिया है, वो बिजनेस माइंड है। हाँ, ठीक है ना, यानी कि जो भी वो कमा रहा है वो अपनी मेहनत से कमा रहा है। ठीक है ना, वो अपने शरीर से नहीं, दिमाग से और शरीर से दोनों से मिलकर कमा रहा है, इसलिए वो स्किल्ड लेबर हुई। हाँ, अब वो कारपेंटर से लेके बड़े कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, एमएनसीज में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों तक ये रूल अप्लाई होता है कि वो कारपेंटर से लेके बड़ी बड़ी जॉब पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी क्या है, वो एक स्किल्ड लेबर है, एक एंटरप्रेन्योर है। तो यहाँ पे यही रिलेशन, हमें ये सब चीज़ें भी हमें इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसी से पता चलती है। इकोनॉमिक्स ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी स्टडी है पूरी। ठीक है, उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं जो इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो हमें बताते हैं और म्यूचुअल इंटरेक्शंस बताते हैं। टोटली इकोनॉमी के बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टेरिटरी।
ठीक है। तो ये जो तीनों सेक्टर्स है, पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये इन्हीं 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती हैं। और इन्हीं जो सेक्टर्स है, इन्हीं सेक्टर्स के आपसी इंटरैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हम इसी सब्जेक्ट में करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, क्योंकि ये चीज़ हम आगे कवर करेंगे, इसलिए मैं जनरली बता देती हूँ। जनरली जैसे सपोज करो कोई प्रोड्यूसर है, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट हो गया तो प्राइमरी में आ गया, ठीक है। वही बंदा जो रॉ मटेरियल है वो जाके किसी फैक्ट्री को बेच रहा है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, ठीक है। वो अपना प्राइस लगाएगा तो वो सेकेंडरी हो गया। उसके बाद वही बंदा वो एक नॉर्मल रिटेलर को बेच रहा है जो कि कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो ये भी हो गया। ये एक टर्जरी सेक्टर में आ गया, जो टोटल बिजनेस होता है ये टर्जरी सेक्टर में आ गया। तो ये सारी जो मैंने सेक्टर बताया ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये जो लिंक्ड हैं और जो म्यूचुअल इंटरेक्शन इसमें हो रहा है, ये भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोवाइड इंसाइट इनटू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनिंग द इफेक्टिव सप्लाई चेन। मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स ही हमें बताता है कि मेथड किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हमें, अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या क्या लागत हमारी लगेगी। उसको अगर मैं हिंदी में वर्ड बोलूँ तो कैपिटल, इंग्लिश में बोलूँ तो कैपिटल, और हिंदी में बोलूँ तो लागत जो लगती है, उसके बारे में भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर हम बात करें किसी इंडस्ट्री है जब हमें सेटअप करनी है तो उसके लिए हमको एक लैंड चाहिए प्रॉपर, कैपिटल यानी मनी चाहिए प्रॉपर। उसके लिए फिर आप अगर किसी से ऐसे प्लांट को लगा रहे हो तो आपको लेबर भी चाहिए वहाँ पे। जब आपको लेबर मिलेगी तभी तो आप फिर कुछ कर पाओगे ना, लेबर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का इंटरेक्शन। और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमने प्लांट सेट कर लिया, उसके बाद वो हमें कहाँ किन लोगों को आगे सप्लाई करना है, खाली हम रख के। एक होता है सस्टेनेबल मतलब खुद के लिए प्रोड्यूस करना, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं। एक होता है कि अनसस्टेनेबल मतलब जो सामने वाले को हम ले तो रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन खुद के यूज़ में ना लेके हम सामने वाले को बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम इसी में काउंट करेंगे, इसी में आएगा ये वाला पॉइंट भी, कि एक मोड्स बताता है डिस्ट्रीब्यूशन के, और एक अफेक्टिव सप्लाई चेन को मैनेज करने का काम इकोनॉमिक्स ही करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट हमने जो पढ़ा था ये वही सेम पॉइंट है कि एक मैकेनिज्म हमें देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अफेक्टिव अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब 2 टाइप के रिसोर्सेज की बात हो रही है इसमें, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें बाय नेचर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे वाटर, लैंड, ठीक है, आसपास का एरिया। जैसे अगर हम कोल माइनिंग की बात कर रहे हैं, माइनिंग की अगर हम बात करें, जो माइंस बनी हुई हैं जो, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स में आ रही है ना, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई भी स्किल्ड इंसान जब कहीं काम करता है तो जो जिस कंपनी में भी वो काम कर रहा है तो उसका जो ओनर है वो उसके लिए एक रिसोर्स है, उसके एक रिसोर्स की तरह से वो काम कर रहा है, उसकी इनकम का एक रिसोर्स है। क्योंकि जब तक वो बंदा काम नहीं करेगा उसकी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। इसका एग्जाम्पल मुझे जो सुइटेबल लग रहा है वो यही लग रहा है, ठीक है। इसमें इस बारे में बात होती है। तो अफेक्टिव अलोकेशन मतलब जो रिसोर्सेज है किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, क्या किस तरीके से उन्हें यूज़ करने का एक मेथड, एक तरीका जो हमें पता चलता है वो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है कि किस तरीके से करना है उसको यूज़। उसके अलावा नेशनल वेल्थ, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हमारी इंडिया की सपोज करो जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया का जीडीपी 2.1% समथिंग है और यूएसए का 4.1 समथिंग है। तो स्टिल जो यूएसए है वो ये कहता है कि हमारी जो इंडियन कंट्री जो है वो यूएसए से थोड़ा आगे है। उसका एग्जाम्पल मैं ये अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा वो बता रही हूँ। उसका एग्जाम्पल ये इसी वजह से, तो ये क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि कोविड आया, कोविड के बाद जितनी जल्दी हमारी इकोनॉमी स्टैगनेंट हुई उतनी उससे दुगनी तेज़ी से हमारी इकोनॉमी ने डेवलप किया। अब वो डेवलप किया क्यों, क्योंकि हमारे जो नेशनल इनकम है, जो हमारी नेशनल वेल्थ है, जो एलोकेशन ऑफ नेशनल वेल्थ है वो अच्छा है। इसी वजह से हम इकोनॉमी को जल्दी से बूस्टअप कर सके।
तो नेशनल इनकम यानी जो रेजिडेंट हैं इंडिया के वो क्या कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करना, उसके अलावा उससे जो पैसे आते हैं, जो जाते हैं रेवेन्यू में कहीं ना कहीं जाते हैं, तो वो कंट्री के किसी ना किसी काम तो आ रहे हैं ना, तो वही एक हिस्सा नेशनल इनकम या नेशनल वेल्थ में काउंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मनी में भी काम करता है। हमने ये सुना होगा ना कि मनी रोटेशन होता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें इंडिया में तो मनी रोटेट होती है। आरबीआई नोट छापती है, उसके बाद वो कमर्शियल बैंक में जाता है और फिर वही कमर्शियल बैंक से वो बाज़ारों में चलता है। तो ये भी जो मनी रोटेशन है ये भी हमें इकोनॉमिक्स, ये जो चेन हमें पढ़ने मिल रहा है ये भी तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट हुआ ना, ये भी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको ये क्रेडिट सिस्टम बताता है, बैंकिंग सिस्टम बताता है कि अगर हमें कभी लोन वोन की ज़रूरत पड़ जाए, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे, ये भी हमको इससे पता चल रहा है। उसके अलावा जो हमारे जो सपोज़ करो आप गवर्नमेंट को पैसा देंगे कैसे, गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए भी तो ऐसी तो कोई उठा के दे नहीं देगा, पैसा देने का भी तो कोई सिस्टम होगा। तो उस सिस्टम के बारे में भी हमें इसी से पता चलता है, दैट इज़ लॉ ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में, मैकेनिज़्म के बारे में, रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करता है हमारा जो कंट्री है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वही जनरेशन जनता के कैसे काम आता है, वो पूरी चेन के बारे में भी हमें इकोनॉमिक्स में ही पता चलता है। तो रिकवर हो गया। डिजिटल इकोनॉमी भी बताऊं क्या सर, इसमें दे रखी है ना, ये यहाँ से एक्सप्लेन करो। ठीक है सर। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इकोनॉमिक फिनोमेना, इट कैन बी वेरीफाइड with actual data, aims to make a real description of economic activity। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी के, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक ऐसा इकोनॉमिक फिनोमेना है जो एक एक्चुअल डेटा बेस पे आधारित होता है, बेसिकली एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आधारित है। उसके अलावा एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में हम जैसे कहीं बैठे हैं, अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारी गवर्नमेंट में कोई ऐसे 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 करना चाहिए, जैसे बहुत लोग करते भी हैं, बट एक डिस्क्रिप्शन, एक रियल फिगर्स ऑफ एनालाइज होना चाहिए ना कि इतनी इनकम प्रोड्यूस हो रही है, इतना यहाँ पे लग रहा है, तो हमारे पास पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो इसके बारे में भी हमको ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से ही हमें ये चीज़ पता चलती है। एक डेटाबेस, बेसिकली एक डेटाबेस एनालाइज जो है वो हमें इससे देखने को मिलता है। उसके अलावा बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स नॉट सजेस्टिव, मतलब ये कि एक फैक्ट्स पे बेस्ड है, मतलब कोई चीज़ हो रही है तो हमने उसका एक पाई चार्ट बनाया या उसके बारे में जो हमने एनालाइज़ किया या कोई भी फिगर्स के थ्रू हमने एक चीज़ें निकाल के, डेटा निकाल के रखा। ठीक है, अब एक सजेस्टिव नहीं है, जैसे सजेस्टिव मतलब हमारी जो कंट्री है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसका, हमारी जो कंट्री है उसमें डिजिटल बैंकिंग या मेक इन इंडिया बनाना चाहिए, डिजिटल करना चाहिए सबको, या नो पेमेंट बनाना चाहिए, तो वो कैसे बनाना चाहिए, ये तो एक सजेशन हो गया। लेकिन उसको बनाने में कितने पैसे लगेंगे, पीपल को क्या प्रॉब्लम आएगी, कितने पैसे गवर्नमेंट के खर्च होंगे, कितने पैसे, कितना टैक्सेशन उन्हें बढ़ाना चाहिए, फैक्चुअल डेटा कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं हमें। ठीक है, इसके अलावा डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट्स, मतलब एक वैल्यू, एक जजमेंट आप ऐसे इसको देख के एक वैल्यू जजमेंट आप पास नहीं कर सकते, मतलब सजेस्टिव बेस पे आप एक वैल्यू, एक जजमेंट नहीं कर सकते, यहाँ से आप ये चीज़ ऐसे ही होनी है तो होनी है। अब वो ऐसा नहीं हो सकता, मालूम पड़ा कि हम कुछ कह रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, मेक इन इंडिया में ही हम लोग कह रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया बनाओ, जजमेंट पास करना बहुत ईजी है, लेकिन क्या पता कि वहाँ पे जो फिगर्स हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखा रही है कि वो नहीं हो सकता है। तो ये एक मैटर आता है ना, तो ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। ठीक है, उसके अलावा ये एक न्यूट्रल जजमेंट प्ले करती है, मतलब जब तक इसके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी, ये किसी भी, ये एक ब्रांच ऐसी इकोनॉमी की किसी भी चीज़ पे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी
जो एक तरीके से हम ये कह सकें गलत है या माइंडेड है या सजेस्टिव है, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखेगी। जो हमें सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, वही ये चीज़ मानती है, वही मानेगी। इसका एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। अब हम देख रहे हैं, अगर एनालिसिसली भी देखें तो शेयर मार्केट है, सेंसेक्स हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जो मनी रेटिंग है, जो हमारा करेंसी रेट है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी वजह से प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना कहीं से इन्होंने ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करके बताया गया लोगों को कि भाई यहाँ हमारी प्राइस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, दिस इज़ ये तो पॉजिटिव हो गई। अब नेगेटिव इकोनॉमिक्स पे अगर हम बात कर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे अगर हम बात करते हैं, ये वैल्यू बेस एंड फेयरनेस व्हाट इकोनॉमी शुड बी, मतलब ये एक फ्यूचर प्लान बताती है। बेसिकली ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं होती, और ये एक फ्यूचर प्लान बनाती है कि भाई अब मेक इन इंडिया बनाना है तो आगे आने वाले 20 सालों में हमारा जो इंडिया है वो कैशलेस हो जाएगा। तो दैट इज़ फ्यूचर। इसका कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या अभी के लिए ये चीज़ नहीं हो रही है, बस लोगों की थिंकिंग है कि आगे चल के 20 सालों के अंदर हमारा कैशलेस इंडिया हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली फार साइटनेस कहते हैं ना, दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, वो है। ठीक है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड ऑन एक्चुअल डेटा, मतलब एक्चुअली जो चीज़ हो रही है ये उस पर बेस्ड नहीं है। दूरदर्शिता है तो उस पर कैसे बेस्ड हो सकती है ना, उस पर बेस्ड नहीं है। उसके अलावा इट डिटरमाइंस द आइडियल्स, मतलब ये एक आइडियल इकोनॉमी बताती है। आइडियल्स बताते हैं कि भाई इकोनॉमी आज हमारी ऐसी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए और जिससे हमारी इकोनॉमी एक आइडियल इकोनॉमी बन जाए। तो आइडियल्स बताते हैं कि जैसे टैक्सेशन कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। मैं बताती हूँ, महंगाई कम होनी चाहिए चीज़ों पे जो ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। BOP का सिस्टम जो है वो रखना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है उनको इनको मैनेज करना चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, रिसेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक सोच है बेसिकली, ये फैक्चुअल डेटा नहीं है। वही कर रहा हूँ। टॉपिक पता नहीं कहाँ तक थे हम। सर हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ रहे थे, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी पे हम लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं है, इसका एग्जांपल दे रहे थे। ये तो सब सही होता है। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स, मतलब एक ऐसी डिफरेंस कह सकते हैं, एक ऐसा डिफरेंस इसमें हम देख सकते हैं कि आइडल, हाँ, ये आइडल्स पे बेस्ड होती है। मतलब ये लोग इसमें से सजेशन देते हैं कि भाई ऐसी आइडल इकोनॉमी होनी चाहिए, इतनी चीज़ें कम होनी चाहिए, इतनी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया की बात कर लो, तो अगर कहें तो ये एक तरीके से सपना ही तो हुआ लोगों का, अभी तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है। लोगों का आइडियल है कि हाँ साहब आज के टाइम पे ये चीज़ हो रही है, लेकिन आज से 20-30 साल बाद हमारा जो इंडिया है वो एक डिजिटली एडवांस कंट्री होगा, और उसके अलावा कैशलेस होगा। जो आज के टाइम पे हम कैश का लेन देन करते हैं वो कैश का लेन देन नहीं होगा। तो ये लोगों का आइडियल सेट है, एक माइंड सेट है लोगों का। तो ये आइडल सेट करती है। अब आइडल्स दो तरह के भी कैसे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं इकोनॉमी के पर्पज़ से। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की ओपिनियन पे बेस्ड है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार इंडिया की इकोनॉमी बहुत बकवास है, ठीक है, बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं है। या कोविड पीरियड में अगर एग्जांपल लेते हैं तो जो फ्री राशनिंग की गई, जो भी लॉकडाउन वगैरह लगाया गया, तो उसका एक सीधा एग्जांपल है कि कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक पर्पज़ से नहीं होना चाहिए। अब उसी चीज़ को जो लोग हेल्थ के पर्पज़ से, हेल्थ एंड केयर के सेक्टर से सोच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन लगना ज़रूरी था, नहीं तो बीमारी ऐसी थी वो फैलती, तो जब हम ही नहीं बचते तो इकोनॉमी कहाँ से बचती। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। इसी तरीके से डिमोनेटाइजेशन जो हमने 2014 में देखा, फिर अभी भी रिसेंटली हमने देखा है, जो 2000 रुपये का जो मतलब नोट था वो बंद हुआ था, तब हमने ये चीज़ देखी थी कि यार लोग कह रहे हैं कि भाई ये परेशान कर रहे हैं, काला धन इससे निकलेगा नहीं, लोग तो फिर उतना ही कहीं मना लेंगे, सिर्फ ये परेशान करना काम है, जनता को परेशान कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन उधर जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो सचमुच में इस चीज़ को समझती है कि काला धन बहुत था और उस चीज़ को कम करने के लिए ये नेसेसरी है कि डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए। इवन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ये गिवन है कि आपको 10 से 15 साल में अपनी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन लागू करना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं, अगर हमें थोड़ी सी देश के लिए अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम काला धन और जमाखोरों पकड़ में तो आएंगे कि कौन है क्या है। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन थी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस पर आप अच्छा खासा डिबेट कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा वैल्यू बेस्ड जजमेंट है, यहाँ पे वही है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का कहीं नहीं है, तो अपने दिमाग से जैसा लोगों का माइंडसेट है उसी हिसाब से वो जज कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, वही चीज़ है। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल जो है वो ये हो सकता है कि कहाँ हम ये कह रहे थे कि प्राइस है, जो इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइसिंग है वो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में हमने देखा कि जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, जब हम बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें राइजिंग ऑफ प्राइस, मतलब जो भी महंगाई बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए भी हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, 5 ईयर प्लान्स जो लिए थे, 5 ईयर प्लान का जो मतलब था वो भी, और उसके अलावा अभी रिसेंटली जैसे आयुष्मान भारत लिया गया है, पीएम उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे अफेक्ट कर रहे हैं और बहुत अलग अलग जगहों पे इकोनॉमी को हेल्प करे। तो वो एक इनिशिएटिव है, तो वो भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ही आएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है इसका। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी की ही 2 ब्रांचेस होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे या एक सोशल लेवल पे हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, एज अ कंट्री हम उसको एनालाइज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी इन्फ्लेशन हमें अपनी कंट्री में देखने को मिला, काफ़ी रिसेशन भी हमें अपनी कंट्री में देखने को मिला। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे कभी नहीं होती, यहाँ पे एक कंट्री, एक नेशन या इंटरनेशनली भी अगर जब बात करें तो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी की बात होती है। ठीक है, उसके अलावा इट कवर्स द इशू ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस लेवल। मतलब ये है कि ये जो ब्रांच है इकोनॉमी की, ये नेशनल इनकम से डील करती है कि कोई मतलब नेशनल इनकम है, क्योंकि हम एज अ कंट्री होल की बात कर रहे हैं। तो अब जब कोई प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो जो नेशनल इनकम कहीं पे बढ़ रही है, कहीं घट रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी में आएगा। जो प्राइस लेवल है, महंगाई बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शेयर मार्केट उठ रहा है, गिर रहा है, जो भी इकोनॉमी की स्थिति है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री में कितना रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट हमें देखने मिल रहा है, कितनी बेरोज़गारी है, ये सब चीज़ें भी हम इससे मेजर करते हैं। इस ब्रांच ऑफ इकोनॉमी का पार्ट है ये। उसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करने में हेल्प करता है। कि अब अगर बात करते हैं तो पैंडेमिक का एग्जांपल लेते हैं। जो पैंडेमिक है, बहुत सी जगहें ऐसी थी जहाँ पे ग्रीन जोन्स थे, जहाँ पे पैंडेमिक थी नहीं, कोविड के केस नहीं थे। ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस थे, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स आती हैं। तो अब इसमें कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के बेसिस पर सोचेगी तो अगर सबसे ज़्यादा मरीज जैसे यूपी और महाराष्ट्र में थे तो उन्हें सिर्फ लॉकडाउन यहाँ ही लगाना चाहिए था ना, बाकी स्टेट्स में नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बात कर रहे हैं तो ये सारी कंट्री की बात कर रहे हैं। मतलब 5 में से अगर 1 या 2 स्टेट ऐसी हैं जिसमें वो नहीं है, केसेस नहीं है कोविड के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लॉकडाउन नहीं लगेगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में देखा जाएगा सेंट्रल लेवल पे कि कहाँ कहाँ ये परेशानी ज़्यादा आ रही है। जहाँ ज़्यादा आ रही है वहीं पे वो एज अ कंट्री ऑफ होल की तरह से ही उसको ट्रीट करेंगे। ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि भाई यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं करें। हाँ, ये हो सकता है कि जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स थे
उसमें कुछ घटाई बढ़ाई की होगी कि थोड़ा लीनियंट रहे होंगे उन लोगों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा सेंट्रल लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं। और यही चीज़ इससे मतलब ये सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी जगह पे ये चीज़ है और कौन सी जगह पे ये चीज़ नहीं है। ये हो सकता है कि उसका रेशियो कम हो, लेकिन होगी ज़रूर, ये चीज़ कही जाती है। मेन टूल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब सीधी बात है कि अगर हम एज अ मार्केट के तौर पे अगर हम जब किसी से मतलब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का ही पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई दर्शा रहा है। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, किसी चीज़ की शॉर्टेज है और डिमांड नहीं है तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, सामने वाला खरीदेगा ही क्यों। ये वाली चीज़ें ना डिमांड एंड सप्लाई पूरी तरह से ये होल्ड करती है। उसके अलावा ये एक इनकम एनालाइज करते हैं कि भाई तुम्हारी इनकम के हिसाब से तुम कितना काम कर रहे हो, कितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, कितना तुम्हारा वो इन्वेस्टमेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में ये बात करती है एज अ इंडिविजुअल और एज अ कंट्री। बेसिकली एज अ कंट्री ही बात करती है, एज अ इंडिविजुअल बात नहीं करती ये ब्रांच, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म और फैमिली, कवर्स इश्यूज लाइक डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्शन। मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर लेवल पे बात करती है, एक एनालिटिकल चीज़ों पे, एक एनालिटिकल बेस डेटाबेस चीज़ों पे हम बात करते हैं, स्टैटिक उससे कंज्यूमर्स के हिसाब से बात करती है, इंटरप्रिटेशन नहीं चलता इसमें, डेटाबेस है ये टोटली, ठीक है। उसके अलावा इट हेल्प्स द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसमें 3 क्वेश्चन जो बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं वो अराइज होते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इस चीज़ को ये बहुत अच्छे से डील करती है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत एनालिटिकल बेसिस पे और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बहुत अच्छे से डील करती है इस चीज़ के बारे में कि भाई अगर आप इसका एग्जांपल है कि अगर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, कोई किसान है, वो कुछ उपजा रहा है, ठीक है, और अगर सस्टेनेबल नहीं है वो उपजा रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या उपजा रहा है, तो सपोज करो गेहूँ उपजा रहा है, ठीक है, तो अब कैसे उपजा रहा है तो उसका इरिगेशन प्रोसेस हो गया, कितना पानी, कितनी लागत, वो सब लग गया इसमें। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि कैसे उपजाया उसने, किसके लिए उपजा रहा है, तो भाई प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में जाके बेचेगा, उसके बदले में पैसे लेगा और अपना घर बार चलाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि कैसे किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब ये कि कमोडिटी की बात हो रही है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका कि हम यूपी से हैं, ठीक है, अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाने में जो कमोडिटी जो एक चीज़ यूज़ होती है वो होती है गेहूँ। कोई भी बंदा होगा यूपी का, वो और कुछ खाए चाहे नहीं खाए, गेहूँ ज़रूर खाएगा, ये बहुत रिनाउंडली कहा जाता है। और अगर यही सेम चीज़ अगर हम देखें तो अगर हम साउथ इंडिया की तरफ स्विच कर जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा खाया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है। अब जो डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पे प्राइस इतने नहीं होंगे गेहूँ के। अगर देखें तो अगर हम जा रहे हैं साउथ इंडिया में और वहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई गेहूँ यहाँ पे 50 रुपये किलो मिल रहा है सपोज़ करो यूपी में, और वही गेहूँ वहाँ पे 150 रुपये किलो मिलेगा। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई है, सप्लाई भी नहीं है, तो जब सप्लाई होगी आप स्पेशली कुछ मांग रहे हो वहाँ पे जाके, तो वो आपके लिए अरेंज करेगा, चीज़ें लाएगा, तो उसके पैसे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, खर्चा जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा अपना। तो वही इसमें असर आ जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई में यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि जब हम यूपी में थे तो वही चीज़ हमें 50 रुपये की मिल रही है, और वही जब हम केरला, तमिलनाडु ऐसे किसी जगह चले गए तो वहाँ पे हमें ये चीज़ मिल गई 150 रुपये किलो। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क आ रहा है कि यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई भी अच्छी खासी है क्योंकि यहाँ पे उगता है, तो यहाँ डिमांड भी अच्छी खासी है, सप्लाई भी अच्छी खासी है, इसलिए यहाँ पे प्राइस इतनी कम है। वहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसी का दूसरा एग्जांपल एक देती हूँ कि मैंगो है,
फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो इंडिया में 2 स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस करती है, एक यूपी, एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो फेमस है हापुस, वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी में होता है। अब अगर आप उस साइड जाओगे, वहाँ पे आप हापुस मांगोगे ना, तो आपको वहाँ पे फिर भी 200, 300 या फिर भी 100 रुपये किलो तक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप हापुस आम मांगोगे तो पहले तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा आम है, ठीक है। फिर भी अगर चलो किसी को समझ में भी आ गया तो वही वो आपको 1000 रुपये 2000 रुपये का भी देगा और आप उसे ख़रीद लोगे, उसको कोई वो नहीं है। यही सेम चीज़ दशहरी और लंगड़ा आम के साथ है जो यूपी में प्रोड्यूस होता है। दशहरी आम की यूपी वालों को इतनी कीमत नहीं होती है, खा खा के हटा देते हैं, लेकिन जो दशहरी आम है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है यूपी में, और उसकी वैल्यू और अगर आप जगह जाके देखोगे तो आपको वो मिलेगा नहीं, और उसके प्रोड्यूस अगर मिल भी गया तो उसके प्राइस आसमान में होते हैं। तो यही एक डिमांड एंड सप्लाई का पर्टिकुलर पर्पस है। फोकस ऑन कोर इकोनॉमिक चैलेंजेस। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके बेनिफिट्स जब हमने पढ़े तो उसके चैलेंजेस भी इकोनॉमी में हम कुछ फेस करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जो बाय नेचर हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो लिमिटेड हैं। इसी वजह से ये एक चिंताजनक बात अराइज होती है कि किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए यूज़ करें, जिससे कि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन कर सकें। इसी प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है क्या प्रोड्यूस करना, दूसरा पार्ट होता है कैसे प्रोड्यूस करना, तीसरा होता है किसके लिए प्रोड्यूस करना, और चौथा होता है जो इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में। और आज के टाइम पे अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो आज के टाइम पे एक 5वीं प्रॉब्लम भी अराइज हो गई है, दैट इज़ पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट। वो भी एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, एक रीसेंट इकोनॉमिक चैलेंज जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं अपनी सोशो इकोनॉमिक लाइफ में, दैट इज़ इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वर्ल्ड स्केल पे। बहुत सारी वर्ल्ड स्केल पे इसका एग्जांपल है सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़। इंडिया भी इस चीज़ में बहुत आगे चल रहा है। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना हो रहा है उससे ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ रही है। उसके अलावा सिविल वॉर्स की वजह से इकोनॉमी में रिसेशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आजकल के टाइम पे देखी जा रही है, और पॉलिटिकल करप्शन में भी इकोनॉमिक ग्रोथ को लैग कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इकोनॉमी में ये सारी चैलेंजेस हम करंट सिनेरियोज़ में फेस कर रहे हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो इसका एग्जांपल जैसे अभी हाल फिलहाल में ही रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसमें हमें इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से देखने मिल रहा है। सिर्फ सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसका तबाह नहीं हुआ है, उसके अलावा जो इकोनॉमी है वो एकदम उसकी स्टैगनेंट हो गई है, एकदम डाउन हो गई है। और यही सेम सिचुएशन अगर हम देखें तो अगर हम पुराने टाइम्स में जाएं तो हमने इंडिया में भी फेस करी है, जब ब्रिटिशर्स ने हम लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, जो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ भी जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पे जो हमारी स्थिति थी इकोनॉमी की, कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो गई थी और पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गई थी। तो ये प्रॉब्लम हमने, और उसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी में भी एक रिसेशन आया था रीसेंट टाइम में। अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन आया था, लेकिन ये हमारी कंट्री की खासियत है कि वो जितनी स्पीड से इन्फ्लेशन आया उससे दुगनी स्पीड से उस चीज़ को वो कवर भी कर गए। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसे सिनेरियोज़ हम लोगों ने अपने कंट्री में और बाहर की कंट्रीज़ में भी हमें देखने को मिले हैं। थैंक यू। में हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। जो हर एक एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसर्न होती हैं बाइंग, सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग मेकिंग कमोडिटीज़ फॉर पीपल।
एंड बाय द पीपल, मतलब लोगों के लिए बनाए जाने वाला सामान, लोगों को बेचा जाने वाला सामान और लोगों के खरीदने का सामान जो प्रोड्यूस किया जाता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। इसमें हम एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस पार्ट में एक नोटेबल चीज़ जो है वो ये है कि जो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हैं वही एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती है, बल्कि जो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो एक स्किल्ड लेबर का काम होता है, जो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं वो भी इन एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है, इसका एक इसमें मॉनेटरी फंड्स, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज और उसके अलावा बीओपी का भी जिक्र होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। द 3 मेजर टाइप्स, इसके जो 3 मेजर टाइप्स हैं वो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। सबसे जो मेन जो प्राइमरी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है प्रोड्यूस यूटिलिटी फॉर इंडिविजुअल, मतलब लोगों के लिए बनाए जाने वाली या प्रोड्यूस करे जाने वाली चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो इस एक्टिविटी में बाइंग, सेलिंग या पैसे का कहीं पे भी कोई भी लेना देना नहीं होता। ये वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंसान अपने मन से, अपने इच्छा से करता है और विदाउट पेमेंट होती हैं। सबसे बड़ी बात ये विदाउट पेइंग होती हैं। वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी मर्ज़ी से लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। इसका एग्जांपल है पर्सनल कंटेंट और इसका एग्जांपल है एक्टिविटीज़ परस्यूइंग हॉबी, अपनी हॉबी को परस्यू करना, फैमिली का देखभाल करना, हाउस होल्ड चॉर्स, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसमें हम पर्सनल कंटेंट और इनर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं और मॉनेटरी इनसेंसिटिव कंसीडरेशन को अपने दिमाग में रखते हैं। थैंक यू। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट्स एंड इममटेरियल इनपुट्स नॉलेज इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन। इसका मतलब ये है प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंबाइन करता है चीज़ों को और इनपुट्स को इस तरह से कि सामने वाले के कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ तैयार हो सके। इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं आता बल्कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल्स भी आते हैं। कंजम्पशन, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन है। कंजम्पशन वो एक्ट है जिससे हम रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग इनकम अर्न करना, इनकम स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें